Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Hina. In this video, we are going to discuss Bilkis Bano's judgment of 2024. So let's get started with that. In order to understand what happened in 2024, we have to understand what happened way before in 2002. तो इसका एक background हम समझते हैं. Bilkis Bano was a victim of 2002 Gujarat riots, which included her gang rape and murder of 14 family members. So 2002 में जो गुजरात राइट्स थी उसमें बिल्किस बानो suffered gang rape and she also witnessed murder of her 14 family members. The trial was shifted to Maharashtra for impartiality. तो बिल्किस बानो का जो गैंग रेप का एंड द मर्डर जो भी ट्रायल था उनको महाराष्ट्र में शिफ्ट किया गया टू इंश्योर इम्पार्शियलिटी, टू इंश्योर जो जजमेंट आए वो अनबायस्ड आए. Then later on in 2008, life imprisonment was awarded to 11 convicts. So 2008 में 11 जो convicts थे उनके जो accused थे उनको life imprisonment दिया गया. फिर अगस्त 2022 में जो गुजरात गवर्नमेंट थी उन्होंने दे ग्रांटेड रेमिशन टू द कॉन्विक्ट स्पार्किंग कंट्रोवर्सी. सो अब जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं हम वो जजमेंट डिस्कस करने वाले हैं जो फाइल हुआ था आफ्टर 2022 कि जो ये रेमिशन है जो इनको ये छोड़ा गया है गुजरात गवर्नमेंट ने, क्या ये लीगल है या नहीं है. और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था और सीआरपीसी की प्रोविजंस को डिस्कस किया था. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द दिस एस्पेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट. तो ये हमारा बैकग्राउंड है. नाउ की इश्यूज क्या थे इस केस में. जुरिस्डिक्शन को लेकर था कि वेदर द गुजरात गवर्नमेंट हैड द अथॉरिटी टू ग्रांट रेमिशन. जैसे मैंने पहले आपको ये बताया कि इम्पार्शियलिटी इंश्योर करने के लिए और एक अनबायस्ड जजमेंट आए इसीलिए जो बिल्किस बानो का केस था उसको महाराष्ट्र में ट्रांसफर कर दिया गया था. मगर जो रेमिशन दिया वो गुजरात गवर्नमेंट ने दिया. तो ये एक की इशू था सुप्रीम कोर्ट के सामने कि जो गुजरात गवर्नमेंट है क्या उसके पास पावर थी, राइट थी ये रेमिशन ग्रांट करने की या नहीं. So this was one of the key issues. Then legal protocol, adherence to procedural requirements under the CRPC. रेमिशन जब कोई गवर्नमेंट करती है उस कुछ प्रोविजंस है सीआरपीसी की जो एक प्रोसीजर बताते हैं. देयर आर सर्टेन थिंग्स विच द गवर्नमेंट हैज टू कीप इन माइंड एंड अधेयर टू सर्टेन लीगल प्रोविजंस बिफोर ग्रांटिंग रेमिशन. सो यहाँ पर ये भी था कि वो जो प्रोविजंस है जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं वो कितनी, इज इट मैंडेटरी और इज इट ऑप्शनल. Justice for victims, balancing remission with the rights of victim also was discussed in this particular judgment. Then public outrage, impact of the decision on public trust in the judicial system. अब वर्डिक्ट क्या था. अक्टूबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट रिजर्व्ड इट्स जजमेंट ऑन द लीगैलिटी ऑफ द रेमिशन. तो जो गुजरात गवर्नमेंट ने रेमिशन दिया था उस पर जो कोर्ट थी उसने अपना जो जजमेंट था उसको रिजर्व कर दिया था. एंड लेटर ऑन 8 जनवरी 2024 द कोर्ट डिक्लेयर्ड द रेमिशन इलीगल. कोर्ट ने बोला कि ये जो गुजरात गवर्नमेंट ने रेमिशन किया है ये इलीगल है. इसके क्या रीजनिंग है हम डिस्कस करेंगे, बट दिस वाज द वर्डिक्ट. Ruled that the Gujarat government was not competent authority for remission. This power rested with Maharashtra. तो ये इशू जो था कोर्ट के सामने कि विच गवर्नमेंट हैड पावर टू रेमिट, तो वहां पर कोर्ट ने क्लियर किया कि यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पावर है, गुजरात गवर्नमेंट की पावर नहीं थी. ऑर्डर द कॉन्विक्ट्स टू रिटर्न टू प्रिजन टू सर्व देयर लाइफ सेंटेंसेस. तो उनका जो रेमिशन था उसको इलीगल कोर्ट ने डिक्लेयर किया और जो कॉन्विक्ट्स उनको बोला कि उनको वापस से अरेस्ट करके आप जेल में डालें और जो भी उनका बचा है टर्म दे हैव टू सर्व इन द इम्प्रिजन इन द सेल ओनली. नाउ इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ कोर्ट केम टू दैट कंक्लूजन कि गुजरात गवर्नमेंट के पास रेमिशन की पावर नहीं है इन दिस पर्टिकुलर केस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास है, वी हैव टू अंडरस्टैंड सेक्शन 432 ऑफ सीआरपीसी. 432 सीआरपीसी का बोलता है फर्स्ट, पावर टू सस्पेंड और रेमिट सेंटेंसेस. द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे एट एनी टाइम विदाउट कंडीशंस और अपॉन एनी कंडीशंस. तो रेमिशन के टाइम पर जो सरकार है वो कोई कंडीशन लगा भी सकती है या अनकंडीशनल भी रेमिशन कर सकती है. इट थिंक्स फिट सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस और रेमिट द होल. या तो वो सेंटेंस को सस्पेंड कर दे या रेमिट कर दे होल और एनी पार्ट ऑफ द पनिशमेंट टू विच अ पर्सन हैज बीन सेंटेंस. तो यहां पर जो टर्म यूज की है वो की है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. और यही कोर्ट के सामने इशू था कि ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है बिल्किस बानो का जो केस था इसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा, गुजरात गवर्नमेंट होगी या महाराष्ट्र गवर्नमेंट होगी. सेकेंड जो प्रोविजन है 432 की वो बोलती है इफ द सेंटेंस इज रिलेटेड टू अ केस डिसाइडेड बाय अ कोर्ट.
The appropriate government must obtain the opinion of the presiding judge of that court or the high court before deciding on the suspension or remission of the sentence. The judge's opinion must be recorded in writing. तो ये एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है कि जो भी सरकार, whoever the appropriate government will be, have to take opinion of the judge who have passed the sentence. जो भी प्रिजाइडिंग जज था जिसने जो सजा दी थी, वो सजा जिस जज ने दी है उसकी ओपिनियन को भी आपको लेना है बिफोर ग्रांटिंग रेमिशन. Okay, so this is a procedural requirement. Then, if a convict applies for remission or suspension, the government is obligated to consider the application and the judge's opinion. The power of remission cannot be exercised arbitrarily. It must adhere to legal and procedural safeguards. Okay, तो यहाँ पर जो 432 है सीआरपीसी का, वो दो हमको यहाँ से बात पता चलती है. पहली चीज, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो सेंटेंस है उसको रेमिट कर सकती है, उसके पास राइट है. सवाल दूसरा ये है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो भी होगी उसको जिस भी जज ने जो सेंटेंस जिस जिस सेंटेंस को आप रेमिट कर रहे हो, वो सेंटेंस जिस भी जज ने दिया होगा, आपको उसकी ओपिनियन को भी कंसिडर करना है. आपको वो ओपिनियन लेनी होगी बिफोर ग्रांटिंग रेमिशन. सो इट इज अ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 432. अब जब कोर्ट के सामने सवाल आया कि कौन सी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, तो कोर्ट ने 432 को ही इंटरप्रेट किया और कोर्ट ने बोला that 432 requires the appropriate government to act within its jurisdiction. In this case, since the trial was conducted in the Maharashtra, जो ट्रायल था वो महाराष्ट्र में हुआ है, द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द महाराष्ट्र गवर्नमेंट वाज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू डिसाइड ऑन रेमिशन, नॉट गुजरात. तो उन्होंने ये बोला कि जो ट्रायल है शुरू से लेकर एंड तक वो आपका महाराष्ट्र में हुआ है, भले ही द ऑफेंस वाज कमिटेड इन गुजरात बट द ट्रायल वॉज कंडक्टेड इन महाराष्ट्र. और 432 की अगर हम जो प्रोविजन है उसको रीड करते हैं तो वहां से हमको ये पता चलता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होगी वो गवर्नमेंट होगी जहां पर ट्रायल कंडक्ट हुआ है, rather than the government where the offense was committed. So that's what the interpretation Honorable Supreme Court gave of Section 432. उन्होंने अब इसको कैसे लिंक किया? They said before granting remission, the appropriate government must seek and consider the court's opinion. The absence of adherence to this procedural requirement was a critical issue in the Bilkis Bano case. अब 432 में क्लियरली एक बात लिखी है कि आपको जो भी प्रिजाइडिंग जज थे उनकी ओपिनियन लेनी है, और जो गुजरात गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर केस में नहीं किया. तो एक तो वो पार्ट ऑफ इलीगल था. देन सेकेंडली कोर्ट हेल्ड दैट द ओपिनियन वॉज ऑफ प्रिजाइडिंग जज. तो जिस गवर्नमेंट के अंडर वो जज है, जिस स्टेट में वो जो जज है जिसने सेंटेंस दिया है, वही जो गवर्नमेंट होगी वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मानी जाएगी. So in reading these two things cumulatively, court held that in this case the trial happened in Maharashtra. The presiding judge was also of Maharashtra, and therefore the remission right also vests with the Maharashtra government and not the Gujarat government. Objective, this provision ensures that remission decisions are not arbitrary and balance considerations of justice, fairness and public interest. Also, ये एक procedural requirement डालकर जो हमारे लेजिस्लेचर्स हैं उन्होंने एक चीज इंश्योर करने की कोशिश की है कि कोई भी गवर्नमेंट आर्बिट्ररली कॉन्विक्ट्स को रिलीज ना करे, उनका रेमिशन अलाउ ना करे. क्योंकि यहाँ पर उन्होंने डाला है कि जो भी प्रिजाइडिंग जज है जिसने भी ये सेंटेंस दिया था, जिसको अब सरकार रेमिट कर रही है, उसकी ओपिनियन को मानना, नॉट मानना नहीं पर उसकी ओपिनियन को कंसिडर करना इज इम्पॉर्टेंट, और इट्स अ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट एंड यू कैनॉट डू रेमिशन विदाउट डूइंग दैट. So this was clearly stated by the Honorable Supreme Court, and Supreme Court ने जब ये चीज को क्लियर किया कि appropriate government is not the Gujarat government in this particular case, it will be the Maharashtra government, and the remission which the Gujarat government has done is illegal because it was not done according to the legal provisions, and therefore the remission was declared इलीगल बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. और उन्होंने जितने कॉन्विक्ट्स थे उनको ऑर्डर किया कि वापस इनको जेल में डाला जाए, और जो भी इनका सेंटेंस है नाउ दे हैव टू अंडरगो दैट. Significance of the judgment reinforces adherence to jurisdictional rules in remission cases. तो ये एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है जहां पर कोर्ट ने ये चीज को क्लियर किया कि जो भी प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी जुरिस्डिक्शनल रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने हैं. आप आर्बिट्ररीली रेमिशंस अलाउ नहीं कर सकते. Upholds the principle of justice for victims, clarifies the procedural requirements under CRPC,
highlights the role of the judiciary in safeguarding legal protocols. तो ये एक ऐसा जजमेंट है जहां पर कोर्ट ने जो एग्जीक्यूटिव की पावर है उसको और जो जुडिशरी की पावर है उसमें एक जो डिफरेंस है उन्होंने उसको क्लियरली स्टेट किया। और वो ये बताया कि अगर आप कोई ऐसा रेमिशन करना भी चाहते हैं, बट देन देर आर सर्टेन jurisdictional rules, there are certain legal provisions which you have to adhere to. This decision you cannot, the government cannot make independently or in isolation, and not consider the opinion of the judge, presiding judge, or the high court of the state where the sentence was passed. तो ये जो 432 की रिक्वायरमेंट है उसको मैंडेटरी डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने। एंड दिस वाज अ लैंडमार्क जजमेंट विच वाज एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी विद ओपन आर्म्स, एंड everybody was very happy with the judgment. So this is it, which all happened in Bilkis Bano's judgment in 2024. See, in Bilkis Bano's के जो original judgment है of 2008, where the convicts were granted life imprisonment, that is a different judgment. वो जो गुजरात में उनके साथ ऑफेंस हुआ था, उसके बाद जो और उनकी फैमिली मेंबर्स के साथ ऑफेंस हुआ था, वो पूरा ट्रायल है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो एक सेटल्ड है सिचुएशन, वहां पर कन्विक्शन हो गया था। मगर ये जो कंट्रोवर्सी हमने देखी इन द अर्ली दिस ईयर और एट द एंड ऑफ 2023, वो रिगार्डिंग द रेमिशन थी, जब वो जो कॉन्विक्ट्स हैं उनको जेल से छोड़ा गया। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक इट वाज ऑन 15th of August, on which the day they were released, and it sparked a controversy in the country. Socially, it was a shock for the people, and they couldn't comprehend that why this has happened. But the Honorable Supreme Court clarified everything, and eventually the convicts were sent back to jail, where they will serve the rest of their sentence. So this is it, and I hope that you understood what actually happened. And if there is anything else you want me to make videos on, please let me know. Put your topics in the comment box, and I will try my best to make videos on that and will help you in learning better. So thank you so much for watching.